दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन और प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो ईबीएस की जो पेडागॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। तो दोस्तों बच्चों की जो स्कूल की ज़िंदगी को उसको बाहरी जीवन से जोड़ना जो है एनसीएफ 2005 का जो है मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह कैसी है। तो दोस्तों पर्यावरण की जो प्रकृति है वह है एकीकृत। इसमें क्या है दोस्तों, विज्ञान समाज विषय और पर्यावरण जो है सबको शामिल किया गया है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की जो पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां जो हैं वे क्यों शामिल की जाती हैं। तो दोस्तों वह विषय को रुचिपूर्ण बनाने और जो अमूर्त अवधारणाएं होती हैं उनको आसानी से जो है बच्चे समझ सकें, इसके लिए जो है कहानियाँ और कविताओं को उसमें शामिल किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन जो है किस प्रकार के शिक्षण पर बल देता है। तो दोस्तों ये बाल केंद्रित शिक्षण पर बल देता है और गतिविधि जो है आधारित शिक्षण पर बल देता है। अर्थात जो कुछ है बच्चों को बाल केंद्रीय होने मतलब बच्चों को ध्यान पर में रखकर जो है उसे शिक्षण दिया जाना चाहिए और जो है उसमें गतिविधि कहीं न कहीं उपयोग में आनी चाहिए दोस्तों। बात करेंगे कक्षा 1 और 2 में ईवीएस को एक अलग विषय के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस स्तर पर इसे भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत रूप में सिखाया जाता है। इसमें मतलब भाषा और गणित के माध्यम से ही ईवीएस को जो है उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो है ईबीएस शिक्षण का कौन सा सूचक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अवलोकन और रिपोर्टिंग जो है वह प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का सबसे बढ़िया सूचक है दोस्तों। अवलोकन अच्छा जो बच्चे जो होंगे कुछ अवलोकन अर्थात इधर उधर देख के कुछ सीखेंगे और आपको मतलब रिपोर्ट देंगे, मतलब उन्होंने क्या देखा उससे क्या सीख मिली। ठीक है। बात करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस के पाठ्यक्रम को कितने मुख्य थीमों में बांटा गया है। तो दोस्तों मुख्य जो थीमें हैं वह 6 हैं दोस्तों, जिसमें परिवार और मित्र है, भोजन है, आश्रय है, पानी है, यात्रा है और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं अर्थात बी थिंग्स मैक डू। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों छात्रों में चिंतन और आलोचनात्मक जो सोच का विकास करना ही इसमें खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है अर्थात जो बच्चों में चिंतन जागृत होगा दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों बच्चे की जो सक्रिय भागीदारी और उसके स्थानीय अनुभव जो हैं वह उसमें बहुत ही काम आते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों। उसमें क्या होता है जो बच्चे जिस चीज़ में सक्रिय भागीदारी लेंगे तो उसमें कहीं न कहीं वो अपनी रुचि दिखाएँगे अर्थात उसमें कुछ ना कुछ सुझाव देंगे। अर्थात उनके जो अनुभव हैं आस-पास के परिवेश से वो कहीं न कहीं आपको उनके जानने को मिलेंगे दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या अर्थ है। तो दोस्तों स्कूल के बस्ते को वजन को कम करना और रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना ही इसका मतलब अर्थ है दोस्तों। अर्थात शिक्षा जो है बिना बोझ के अर्थात मतलब उसका बस्ते को वजन को नहीं बढ़ाना है बल्कि जो उसकी रटने की प्रवृत्ति जो है उसको खत्म करना है दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो दोस्तों कहानी सुनाना और वास्तविक जीवन की जो घटनाओं वगैरह जो हैं उनके परिवेश से रिलेटेड उनके बारे में जो चर्चा करना जिससे उनके अंदर आलोचनात्मक तथा चिंतन भाव का जागृत होगा तथा इस पे वो प्रश्न पूछेंगे तथा अपने अपने सुझाव भी देंगे दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस में उप थीम को शामिल करने का क्या कारण है। तो दोस्तों विषयों को अधिक विशिष्ट और गहराई से समझने के लिए जो है उप थीम का शामिल करना बहुत ज़रूरी था। जैसे परिवार और मित्र के अंतर्गत पौधे और पशु से रिलेटेड जो चीज़ें आ जाती हैं उसके लिए दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ स्थान मिलना चाहिए। तो दोस्तों पाठ के अंत में नहीं बल्कि अध्याय के भीतर अंतर्निहित होना चाहिए दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में गतिविधियों को। बात करेंगे एक शिक्षण को पर्यावरण पढ़ाते समय किन अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों बच्चों के घरोली और स्थानीय वातावरण के अनुभवों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों।
पर्यावरण शिक्षण पढ़ाते समय। बात करेंगे ईवीएस शिक्षण में करके सीखने का क्या महत्व है, तो दोस्तों इसमें बच्चों के स्थायी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का विकास होता है, अर्थात जो बच्चों इसको ज्ञान है उसके माध्यम से वो करके कुछ ना कुछ व्यवहारिक कौशल वगैरह सीखेंगे दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा जो है किस उपागम पर आधारित होनी चाहिए, तो दोस्तों ये मूर्त से अमूर्त की ओर जो है शिक्षा है आधारित होनी चाहिए, तथा पर्यावरण अध्ययन में समानता और न्याय के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का क्या अर्थ है, तो दोस्तों बच्चों को जाति, लिंग और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ जो है उन्हें जागरूक बनाना चाहिए, अर्थात समानता और न्यायप्रिय बनाना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण की कौन सी जो विधि है पूरी तरह से अवांछित तथा अनुपयुक्त है, तो दोस्तों केवल व्याख्यान देना और परिभाषाएं रटवाना जो है पर्यावरण शिक्षण की सबसे जो अवांछनीय तथा बिना उपयोगी विधि है, अतः इसका कोई उपयोग नहीं है। बात करेंगे बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो दोस्तों उन्हें पौधे और जानवरों की देखभाल करने के कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए। तो वो पौधों तथा जानवरों की देखभाल करेंगे जिससे उनके अंदर उनके क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बारे में उनकी समझ विकसित होगी दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों के दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा से जुड़ी हुई होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे हैं जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसी से आप अगर बात करोगे तो वो उनके अंदर हेजिटेशन वगैरह नहीं होगा, तो वो अपने अच्छी तरीके से उन प्रश्न पूछ सकेंगे तथा कोई भी बात होगी तो वो बता सकेंगे बिना हिचकिचाहट के दोस्तों। बात करेंगे शिक्षण विधियाँ और गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण जो फील्ड ट्रिप का जो मुख्य लाभ क्या है, तो दोस्तों छात्रों की प्रगति और वास्तविक दुनिया के साथ जो है उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होना जो है फील्ड ट्रिप का मुख्य कार्य है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बच्चों की प्रकृति और वास्तविक दुनिया के साथ संबंध बनाकर जो उन्हें अनुभव प्राप्त होते हैं, ये फील्ड ट्रिप का मुख्य कार्य है दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण की कक्षा में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर देना ही दोस्तों परियोजना का कार्य है दोस्तों। अर्थात बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उससे वो अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान जो है प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खोजेंगे तथा सब बच्चों में कुछ ना कुछ आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। बात करेंगे बच्चों में मानचित्र कौशल जो होता है उसको विकसित करने का क्या लाभ है, तो दोस्तों स्थानों की सापेक्ष जो स्थिति होती है, दिशा और दूरी को समझने की जो क्षमता है बच्चे के अंदर, वह मानचित्र कौशल के द्वारा विकसित हो जाती है दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में समूह कार्य क्यों जरूरी होता है, ये सामाजिक अंतरक्रिया और सहयोगात्मक जो अधिगम होता है उसको बढ़ावा देता है, अर्थात जो बच्चे होते हैं अपने ग्रुप में होकर एक दूसरे का सहयोग कर कर कार्य करते हैं दोस्तों। इसके समूह का जो ग्रुप वर्क होता है उसके द्वारा उनके क्या होता है सोशल अवेयरनेस जो होती है वह जागृत होती है तथा सामाजिक जो अंतर क्रिया करने तथा एक दूसरे सहयोग की भावना विकसित होती है दोस्तों। बात करेंगे पेड़ पौधों पर पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए, तो दोस्तों स्कूल के बगीचे में या किसी पार्क के पास जो है बच्चों को ले जाना चाहिए। जो पेड़ पौधों का पर पाठ पढ़ाते समय बच्चों को वहाँ पर ले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा ना वह कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करता है दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण की समस्या समाधान विधि का क्या लाभ है, तो दोस्तों ये बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको जो है विकसित करती है। तो दोस्तों समस्या समाधान मतलब कि जब कोई समस्या दिखेगी तो उन्हें आपको देखना चाहिए इसे कैसे मतलब जो ग्रुप में बच्चे हैं इन्हें कैसे समाधान करेंगे इसका, तो दोस्तों इससे उनके अंदर क्या है निर्णय लेने की क्षमता की भावना जो है विकसित होगी दोस्तों। बात करेंगे कक्षा में पोस्टर या चार्ट का उपयोग करने का मुख्य शैक्षणिक जो उद्देश्य है वह क्या है, तो दोस्तों जटिल अवधारणा को दृश्य रूप में आसानी से समझना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे रोल प्ले जो नाटकीकरण होता है पर्यावरण शिक्षण में कैसे मददगार है, तो दोस्तों ये बच्चों को किसी स्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है, अर्थात कोई जो पात्र है अगर वो नाटक करता है तो दोस्तों वो आपसे अपना मानकर समझते हैं कि ऐसे इस प्रकार से नाटक किया तो वो उसकी स्थिति को समझ सकते हैं दोस्तों बच्चे। बात करेंगे पर्यावरण की कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों छात्र के एक ही मुद्दे को कई पहलुओं से देखना और उनके तार्किक तर्क
करना सीखते हैं। अर्थात जो बच्चे जो हैं एक ही मुद्दों को कई पहलुओं से देखते हैं दोस्तों, उनकी भावनाएँ पता चलती हैं तथा वो एक दूसरे तर्क के माध्यम से ही सीखते हैं। अर्थात वो एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से दूसरा कोई क्वेश्चन करेगा दोस्तों, इससे वो क्या है एक दूसरे की भावना जानने मिलते हैं तथा उनकी क्या होता है तार्किक शक्ति जो है विकसित होती है दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस में प्रयोग करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो दोस्तों इस समय शिक्षक की एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता की जो है भूमिका होनी चाहिए। अर्थात उसे मात्र देखना चाहिए और उसके जो उनको कार्य दिया गया है उसमें उनका जो कैसे उस कार्य को सुगम बना सकते हैं अर्थात सफल बना सकते हैं, उसमें उसकी भूमिका उतनी रहती है दोस्तों। बात करेंगे चिड़ियाघर की विजिट विजिट करते समय पर्यावरण के किस मुख्य उद्देश्य को पूरा करती है, तो दोस्तों यह वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति और उनके संरक्षण की जो भावना जो होती है वह जागृत होती है। जब बच्चे चिड़ियाघर जाएंगे तरह तरह के पशु देखें कौन क्या खाता है तथा उनकी जो विविधताएं देखने को मिलती है पशुओं की, उससे क्या होता है उनके वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति उन्हें प्राप्त मिलती है तथा उनके संरक्षण की जो भावना है बच्चों के अंदर जागृत होती है दोस्तों। बात करेंगे जल संरक्षण पर पाठ पढ़ाते समय सबसे प्रभावी गतिविधि क्या होगी दोस्तों, इसमें बच्चों से अपने घर में पानी के उपयोग का ऑडिट या सर्वे करवाना जो होगा वह इसकी सबसे प्रभावी गतिविधि होगी तथा वर्षा के पानी की जैसे हम लोग इकट्ठा करवा सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा जो नल वगैरह चूता है उसके मतलब उसके लिए करें जल वगैरह बचाना चाहिए, इससे रिलेटेड हम लोग कोई प्रोजेक्ट करवा सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे आगमन निगमन विधि जो होती है उसमें आगमन विधि में पर्यावरण शिक्षण में क्यों उपयोगी होती है, तो दोस्तों इससे क्या होता है इसमें सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बताए जाते हैं तथा निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें आगमन विधि पर्यावरण शिक्षण में अत्यधिक जरूरी होती है दोस्तों। बात करेंगे बच्चों से कचरा प्रबंधन पर स्क्रैप बुक बनवाना किस प्रकार का अधिगम है, तो दोस्तों इसे रचनात्मक और व्यवहारिक अधिगम है दोस्तों। ये कचरा प्रबंधन पर स्क्रैप बुक बनवाना दोस्तों, इससे क्या होता है बच्चे अपना कहीं ना कहीं होर्डिंग या चार्ट वगैरह बनवा के लाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा उन्हें क्या क्या मतलब कर सकते हैं वो स्क्रैप बुक में, उस प्रकार से उन्हें भावनाएं जागृत होंगी दोस्तों। उसका रचनात्मक और व्यवहारिक अधिगम ये है दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण की कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या उपयोग होता है दोस्तों, तो ये नए विचारों को उत्पन्न करना और विचारों की रचनात्मकता को बाहर लाना जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग का कार्य है दोस्तों। बात करेंगे पौधों के वर्गीकरण की जो गतिविधि कराते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो दोस्तों बच्चे पौधे और गुणों को देखकर स्वयं उनका वर्गीकरण करें इस बात पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे स्थानीय कारीगर जैसे कुम्हार और बढ़ई वगैरह हुए होते हैं उनको स्कूल में आमंत्रित करने का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों इससे बच्चों को स्थानीय कौशल जो उनके लोकल में जो कौशल वगैरह हैं जैसे श्रम और संस्कृत से परिचित करवाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे निगमन विधि का उपयोग प्राथमिक स्तर पर क्यों किया जाता है, तो दोस्तों इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चे अमूर्त नियमों को आसानी से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसका स्तर पर प्राथमिक स्तर पर इसका जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में पहेलियाँ जो शामिल करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों, इसमें बच्चों के मानसिक और तार्किक कौशल का विकास करना ही जो है पहेलियाँ जो है इसलिए शामिल की जाती हैं उनके, क्योंकि वो दिमाग लगाएंगे तो तरह तरह के जो तर्क जो है बताएंगे दोस्तों, तर्क देंगे वो अपने। बात की कक्षा में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों पर्यावरण के मुद्दों पर बच्चों की अभिव्यक्ति और रचनात्मकता जो होती है उनको बढ़ावा देना ही दोस्तों पोस्टर मेकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अर्थात बच्चे जो है अपनी अभिव्यक्ति और रचना के माध्यम से ही अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।